अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। असेंबली फ्लोर पर थप्पड़ चल रहे हैं। असेंबली से बाहर चीनी कीमतों के मामले पर हुकूमत की रिट नहीं चल रही है और 5 अगस्त के एहतजाज की डेडलाइन से कबल PTI में इमरान खान के बेटों के पाकिस्तान आने या ना आने पर कन्फ्यूजन चल रही है। ये वो सियासी मंजरनामा है जो कि इस वक्त हमारे सामने मौजूद है और जिसमें एक तरफ सारी निगाहों का मरकज़ इस वक्त PTI है, जिस पर अपनी एहतजाजी तहरीक को कामयाब बनाने का दबाव है, और दूसरी तरफ हुकूमत ने अपनी निगाहें 9 मई केसेस में सज़ा पाने वाले और नाअहलियों का सामना करने वाले PTI पार्लियामेंटेरियंस की उन खाली नशिस्तों पर लगा रखी हैं कि जिन पर इलेक्शन कमीशन अब ज़िमनी इंतखाब करवाने जा रहा है। मीडिया में तो चैमगोइयाँ ये भी चल रही हैं कि 9 मई केसेस में PTI के मजीद 70 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियंस आने वाले दिनों में सजाएं पाने के बाद नाअहल हो सकते हैं। इसके साथ साथ PTI के एहतजाजी तहरीक से ज़्यादा इस वक्त कासिम और सुलेमान की पाकिस्तान आमद का इशू पार्टी के अंदर और बाहर ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। और गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान से मस्तूब किए गए इस बयान की वजाहत आज सामने आ गई है कि जिसमें यह दावा किया गया था कि इमरान खान ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया है। पार्टी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम ने इस बयान की तरदीद कर दी है और ये मौक़िफ़ अपनाया है कि इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान आएंगे, सिर्फ उनकी आमद की तारीख तय होना बाकी है। 5 अगस्त के इवेंट से कबल कल यानी 31 जुलाई को अपोजिशन इतिहाद जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसकी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, जिसमें एहतजाजी लाए अमल के हवाले से मुशावरत होगी। PTI का एहतजाज अब क्या रुख इख्तियार करेगा और चीन के आगे बेबस हुकूमत का डंडा अपोजिशन पर कितना चलेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, और हमारे दूसरे मेहमान हैं पंजाब हुकूमत के तर्जमान सैयद कौसर काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला। कौसर साहब, आपकी इजाज़त से मैं नियाज़ी साहब क्योंकि करीब बैठे हैं, इन्हीं से अगर मैं आगाज़ कर सकूँ क्योंकि इनकी कन्फ्यूजन अभी ज़्यादा बड़ी है। नियाज़ी साहब, आप लोगों का के लिए इस वक्त ज़्यादा बड़ा इशू क्या है? क्या 5 अगस्त की तहरीक को पाया तकमील तक पहुँचाना, उससे एक पॉजिटिव आउटकम अखज़ करना, ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, या ये कि कासिम सुलेमान आएंगे या नहीं आएंगे? वो वजाहतें पार्टी ज़्यादा दे रही है, एहतजाज पे बात कम कर रही है। नहीं, देखिए, हमारे एंड पे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये कन्फ्यूजन तो कल एक स्टोरी किसी ने ब्रेक की और कहा कि जी खान साहब से मंसूब करके कि जी मना कर दिया, तो बात है, इस तरह की बात ही नहीं थी। फिर आपने आज एक बेटे का इंटरव्यू वायरल हर जगह सुना, तो वो तो लिखा है बाप को मिलने आ रहे हैं और बाप को मिलना आना चाहिए, उसमें तो कोई नहीं। और देखें जिस शद्दोमद के साथ वो अपने वालिद का एग्रेसिवली केस को प्लीड कर रहे हैं, अमेरिका गए, आगे पीछे इंटरव्यूज़ में बैठ रहे हैं, और खान साहब ने उनको हिदायत भी की है कि इवन यूनाइटेड नेशन तक उस आवाज़ को उठाया जाए जो ब्लेटेंट ह्यूमन राइट्स वायलेशन इमरान खान के हवाले से हो रही हैं। कैद तो सारों को मिलती रहती है, हर किसी के हिस्से में आती है। पाकिस्तान में जिस तरह का निज़ाम है, म्यूज़िकल चेयर चल रही हैं, आज हमारी बारी है, कल किसी की होगी, मगर इस तरह से किसी को मिसट्रीट करना, आप बुनियादी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स भी डिनाई करना, 22-22 घंटे की आइसोलेशन रखना, तो मेरे ख्याल से वो तो बनता है उस पर आवाज़ उठाना, और बेटे उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे। और मेरे ख्याल से उसमें किसी को इस तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए जिस तरह की परेशानी हुकूमती हलकों ने मुख्तलिफ औकात पे उसका इजहार किया है। ठीक है, अच्छा, मतलब आपको लेकिन ये परेशानी नहीं है कि 5 अगस्त सर पे आ गई है और प्लान नहीं शेयर किया जा रहा? अच्छा, उसका देखें ना, उसमें हमें कैसे परेशानी हो। देखें, आज तहफ़्फ़ुज़ वाले जो मुस्तफ़ा कोकर साहब हैं, उनका ट्विटर हैंडल उठा के देख लें, उन्होंने ट्यूलिप होटल बुकिंग कराई है। उस इंतज़ामिया को इस वक्त प्रेशर डाला जा रहा है कि कैंसिलेशन करे, तो परेशानी किस एंड पे है? परेशानी दूसरे एंड पे है। हमारा तो बुनियादी तौर पे देखें, एक तहरीक है, ये ऑन गोइंग इवेंट है, और ये तहरीक उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक इस मुल्क में आइन अपनी सही खदोखाल में बहाल नहीं होता, इस मुल्क में कोई फेयर इलेक्शन का तरीके वजह नहीं होता, इमरान खान रिहा नहीं होते, दूसरे असीरान रिहा नहीं होते, ये तहरीक तो चलती रहेगी। अच्छा, काज़मी साहब, आपकी तरफ मैं आती हूँ। आपने नियाज़ी साहब का सारा मौक़िफ़ सुना और बेटों की आमद के हवाले से भी जाहिर है चूँकि वो अडयाला जेल आता पंजाब गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में, इसलिए ये सवाल अब आपसे बनता है। अब आप लोग ये तो तैयार हैं कि वो आएंगे, मुलाकात करेंगे अपने वालिद साहब से, आप लोग तैयार हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए, अडयाला में मुलाकात की फैसिलिटेशन देने के लिए, और ये जो सारा मामला होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। शिफा, उमैर भाई ने तो बिल्कुल क्लियर कह दिया कि खान साहब ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मेरे बच्चे पाकिस्तान ना आए, लेकिन ये मुसद्दका इतलात हैं, ये ठीक कह रहे हैं। इनकार उनकी अम्मी जान की तरफ से हुआ है। हालांकि फुफा जान रोज ये बात करती हैं कि नहीं वो आएंगे और उनके पास नाइकब भी है और सारा। अगर आपके पास नाइकब है तो उसका मतलब है कि आप पाकिस्तानी नेशनल है, आपको यहाँ पर आके हर चीज का हक हासिल हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पे जो शरपसंद अनासर जिनको हम कहते हैं, जो पुरतशद्दुद किस्म की कार्रवाइयों में मसरूफ होते हैं, उनके साथ मिलके गुल कपाड़ा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपको आईने पाकिस्तान भी हक देता है,
और ये आपका वैसे भी पूरी दुनिया में जो इंसानी हकूक है उनको सामने रखें। अपने वालिद से उनको मिलने से कोई बंदा नहीं रोकेगा। लेकिन हमारा एतराज इस बात पे होता है कि आवाम को बेवकूफ बनाना तो छोड़ देना, तो इसका मतलब है जो आपका इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन था, वो जो डोनाल्ड डू ने ये बात क्यों की, वो कौन होता है हमें हिदायत देने वाला, हकीकी आज़ादी की बातें, लोगों को मीर जाफर मीर सादिक के अलकाबात देना, पाक फौज के खिलाफ एक मुहिम चलाना, वो साइफर क्या फिर वो एक सियासी झूठ था जिसकी यौम तदफीन था, मैं तो कहूंगा, जब वहां पे उनके बेटे बैठ के अमेरिका को वाहिद सहारा कह रहे थे। यानी एक तरफ वालिद कहते हैं कलमा हक बुलंद करते हैं और इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन कहते हैं, वहां पे बेटे कहते हैं नहीं हमारा तो वाहिद सहारा ही अमेरिका है, यही हमारे वालिद को छुड़ाएगा। तो ये अच्छा, जो अब इसी दोहरा बात किस्म का कौल और फेल है ना, ये बड़ा अजीब लगता है। इसी बात पे मेरा अगला सवाल भी है और आपसे ये है कि आपने कहा कि वालिदा की तरफ से उनको मना किया जा रहा है कि पाकिस्तान ना हो, वालिद साहब या फुप्पो जान चाहती हैं कि वो आएँ, तो फिर वालिदा की तरफ से उनको अमरीकी टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज़ देने से मना नहीं किया जा रहा? क्योंकि कासिम खान का तो कल से एक इंटरव्यू चल रहा है और जिसमें वो अपने वालिद साहब की जो आप बीती है वो बता रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए मना नहीं किया जा रहा वालिदा की तरफ से क्या? देखें, एक इंटरव्यू चल रहा है ना, जो कहा गया था, जो वहां पे जो पीटीआई अमेरिका के अंदर जो लोग करते डरते हैं कि जब कासिम और सलमान आएंगे तो वो उन अफराद से नहीं मिलेंगे जो आपको हर बंदे से मिलते हुए नजर आते हैं, जो माजी में भी इमरान खान के लिए ट्वीट कर चुके हैं, एक मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं, लॉबिंग फर्म जो इन्होंने हायर की उसके जेरे तसल्लुत ये कार्रवाइयां माजी में भी हो चुकी है। ग्रेनेल वगैरह की बात कर रहे हैं आप? हाँ, रिचर्ड ग्रेनेल वगैरह की बात कर रहे हैं? बिल्कुल होना ये चाहिए था, जो कि कहा गया, जो कि यकीन दिलाया गया जुमैमा गोल्डस्मिथ को कि बच्चे आएंगे व्हाइट हाउस के अंदर, वो बड़ी अहम जो इस वक्त ट्रंप इंतजामिया है उनके अहम अफराद से मुलाकातें होंगी जो नहीं हो सकी। आपने नहीं देखा वो CNN पे नजर आए, आपने नहीं देखा न्यूयॉर्क टाइम पे, वाशिंगटन टाइम पे या जो फॉक्स न्यूज है किसी बड़े चैनल पे, वो आपको दिखाई नहीं दिए। एक इंटरव्यू जो है वो उससे आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते जुमैमा साहिबा को, आपने उनको कहा कुछ और था, हुआ कुछ और है। इसलिए बच्चों को चाहिए ये था कि मुहिम का आगाज हो चुका है, अमेरिका में जाके बात हो चुकी है, टीवी पे बैठ के बोल चुके हैं, तो वहां से पाकिस्तान की फ्लाइट लेते, वहां से वापस लंदन आए हैं, वो नहीं आ रहे। ये सिर्फ एक चूरन बेचा जा रहा है, लोगों के बच्चों को उकसाना, बहकाना। अच्छा, तो अगर इन केस वो आ गए काज़मी साहब, तो फिर आप लोग उनको की मुलाकात करा देंगे? बिल्कुल, वो उनके बच्चे हैं, क्यों नहीं। हम तो बारहा ये कहते हैं कि वालिद से मुलाकात करने के लिए वो आते हैं, 100 बिस्मिल्लाह, हम उनका इस्तकबाल करेंगे भाई, हम उनको जो भी सहूलत हो सकी वो उनको मुहैया करेंगे। लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि पीटीआई जिस तरह अली अमीन साहब के बयानात होते हैं, वहां से आजकल आप देख रहे हैं कि बड़ा एग्रेशन आया है उनमें, उनके साथ मिलकर कोई इस तरह का गुलगपालात, वो तो बरतानिया भी इजाजत नहीं देता। ये कहा जा रहा है कि वो बरतानवी बच्चे उनको कोई हाथ लगा के दिखाए। वो अली अमीन साहब ने वैसे कह दिया, उनकी टेंशन ना लें आप काज़मी साहब। अली अमीन साहब ने कहा मैं पेशावर में रैली को लीड करूंगा, तो वो पेशावर से बाहर शायद नहीं आ रहे। न्याजी साहब, वाकई ऐसा ही है कि अली अमीन साहब पेशावर से बाहर नहीं आ रहे और जो जिस सूबे का ओहदेदार है या जिस सूबे की उसकी जुरिस्डिक्शन टेक्निकली बनती है पार्टी ओहदे के मुताबिक, वो वहीं पर उन्हीं सूबों में एहतजाज करेंगे। 5 अगस्त की जो बेसिकली तरतीब है वो खान साहब ने खुद एक किस्म की वजह की थी कि उनके ट्विटर हैंडल से जो बात आई, जो उन्होंने ज़बानी भी अपने बंदों को कहा कि इस दफ़ा इस्लामाबाद नहीं आना, ठीक है, तो इससे इंडिकेशन क्या जाता है कि किसी एक जगह पे कट नहीं हो रहा। लाहौर जलसे की इजाज़त दी नहीं गई, हालांकि 10 दिन होने को आ रहे हैं, दरख्वास्त दी गई है। तो लोकलाइज जब होगा प्रोग्राम तो ज़ाहिरी बात है कि अपने हल्के अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर होगा। और कल क्योंकि जो मीटिंग होने जा रही है जिसमें तमाम ये पब्लिक इश्यूज़ डिस्कस होंगे, अल्टीमेट लाए अमल तो कल आएगा। जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है ये ज़िलों की हद तक ही होगा। तो इससे गवर्नमेंट को प्रेशर कैसे डालेंगे आप? देखें, गवर्नमेंट तो ऑलरेडी प्रेशर में है। देखें, आप खाली पीटीआई के साथ दूसरे फैक्टर्स तो गिने ना जो इस वक्त फेस कर रहे हैं। जो चीनी का स्कैंडल इन्हें छुपने ही नहीं दे रहा, इमरान खान का तो कॉन्स्पिरेसी का गवाह टेबल के नीचे से निकला था ना, तो इनका जो चीनी का स्कैंडल अब टेबल के ऊपर आ गया। जो एपीसी कह रहा हूँ, पीएसी में डिटेल डिस्कशन हुई, जो फैक्ट्री मालकान के नाम, जिसमें जो सिटिंग वजीर आज़म के बेटों की फैक्ट्री हैं, दूसरे सिंध के जितने लीडर्स बैठे हैं उनकी फैक्ट्रियाँ, ये कार्टेल जिसने 300 अरब रुपए का खालिस मुनाफा कमाया और किस तरह से कमाया है, इस कौम का खून निचोड़ के कमाया है। और उसकी मज़े की बात है कि उसको सरकारी पुष्प बनाई मिली है कि एक्ने की इजाज़त देती है कि
कि जी आप एक्सपोर्ट कर लें, और एक्सपोर्ट करने के लिए क्या है, पूरी फैसिलिटेशन दी जाती है। एक्सपोर्ट अगर करे, आप कहते हैं ना फॉरेन रेवेन्यू कमाना है, तो टेक्सटाइल वाले भी तो भेजते हैं। आपने कहा नहीं हम आपको जीएसटी भी माफ़ करेंगे, आपने उनसे 18% जीएसटी भी नहीं लिया, आपने उन्हें कस्टम ड्यूटीज़ में भी छूट दी, आपने इवन इनकम टैक्स जो विद होल्डिंग टैक्स काटा जाता है वो भी नहीं लिया, ताकि ये चीनी बाहर बेच सकें, आपने उन्हें बेचने दी। फिर क्या हुआ कि आपके मुल्क में चीनी नहीं नापैद हो गई, चीनी आज मिल नहीं रही, आज स्टोर्स खाली पड़े हैं, स्टोर्स चीनी सप्लाई नहीं कर सकते, जो आप प्राइस फिक्स कर रहे हैं 200 से ऊपर चली गई। 1 रुपए के पीछे हर फैक्ट्री मालिक ने 2-2 अरब रुपया बनाया है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये सारी चीज़ अवाम देख रही है। फिर आप देखें कि इस पिसी हुई अवाम के ऊपर जो आपने पेट्रोल का महंगाई सुनने में आ रहा है वैसे पेट्रोल की कीमतें शायद यकम से कम होने जा रही है, ये वो देखें प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखें जो लेवी है इस वक्त लेवी ये 75 रुपये वसूल कर रहे हैं। आईएमएफ के साथ इन्होंने कमिट किया है 100 रुपये पे लेके जाना है, अभी तो वो 25 रुपये का तो वो क्वेश्चन है। अगर आप कहें प्राइसेस गिरेंगी तो अभी तो इन्होंने वो क्वेश्चन भी तो एब्जॉर्ब करना है, तो मामलात किधर खड़े होंगे? फिर आप देखें आपकी इकॉनमी को जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, किसने संभालना था? एग्रीकल्चर सेक्टर ने, आपने उसका भी गला काट दिया। आपको गलत एक इंटरिम गवर्नमेंट मिली थी जिसने अपने इख्तियार से बियॉन्ड काम किया। इंटरिम गवर्नमेंट डे टू डे अफेयर्स चलाती है, मगर उस इंटरिम गवर्नमेंट ने वीट भी इंपोर्ट की। हालांकि आपको क्या करना चाहिए था, आप हमारे करप्शन की बात करते हैं ना, आप हमारा भी एहतसाब करें, हमारे दोनों साबका सीएम्स को पकड़ें, अभी आपको नज़र आती है करप्शन, आप हाईलाइट करें, आपने उन पर क्यों नहीं हाथ डाला? 1 अरब की जो है ना वो गंदम लेके आए, जब मुल्क में सरप्लस गंदम थी, किसान की जेबों में से 2200 अरब रुपया निकाल लिया गया। करप्शन हाईलाइट हुई हुई है और वो आपके अपने लोगों के खिलाफ भी है। नियाजी साहब, कोहिस्तान स्कैंडल की भी बात चल रही है, और अली अमीन साहब अपने ही साथी तैमूर झगड़ा के खिलाफ भी नैब का केस खोल के बैठे हुए हैं। करप्शन देखें साथी इसमें कोई नहीं होता, देखें मुल्क का पैसा है ना, इसमें कोई रायत नहीं बरतनी चाहिए। देखें और क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें। देखें जब नैब को आप, प्रॉब्लम क्या होता है जब नैब को आप टूल के तौर पे इस्तेमाल करें, आप कहें कि जी आपको जिस तरह से अब मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत ज़्यादा बोल रहे, तो आपने एक चीज़ जो है ना सेनेट में लहरानी शुरू कर दी कि जी आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। आज आपको याद आ रहा है कि जी उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि 4 अरब रुपये से जो है ना बिस्प का जो है ना उन्होंने बजट बढ़ा के 22 कर दिया कि जी इस्माइल इंडस्ट्रीज़ जो है ना प्रोडक्ट प्रोवाइड कर। देखिए इस तरह के मामलात नहीं चलेंगे। बात है पाकिस्तान को अगर आप कहते हैं कि वाकई हमने सफ़े अव्वल के मुल्कों में खड़ा करना है, तो ज़मीनी हकाइक तो देखें। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नाम की चीज़ आपके पास नहीं है। आप कहते हैं कि हम जी इस वक्त जो है ना इस रीजन के वॉच डॉग बनेंगे, कैसे बनेंगे? ठीक है, अच्छा, और क्विकली इसका भी बता दें जो कासिम और सुलेमान के हवाले से काज़मी साहब का क्लेम है, वो कहते हैं उनकी वालिदा नहीं चाहती कि वो पाकिस्तान आए। देखें खान साहब ने पहले भी कहा, वैसे लंदन में बैठ के बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनको मार्जिन दे सकते हैं कि उनको शायद वहाँ के सर्कल्स वर्कल से ये बातें पहुँच गई होंगी। मैं और आप तो दूर है पाकिस्तान में बैठे। बेटों की तो तकलीफ वाज़े नज़र आ रही है, जब बाप नहीं संभाला जा रहा है इनसे, ठीक है, तो बेटों का थोड़ा भी आना इनके लिए बहुत तकलीफ दे है। ठीक है, अच्छा काज़मी साहब, अब ये आपने सुन लिया कि आप लोगों से संभाला नहीं जा रहा, लेकिन ये भी साथ लगे हाथों ये स्कैंडल की, चीनी स्कैंडल के ऊपर भी बात कर लें कि इसका गवर्नमेंट अब अपनी रिट कैसे मनवाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को ये यकीन दहानियाँ करवाई हुई थी शुगर मिल्स एसोसिएशन वालों ने कि भाई हम किसी तौर पर इनकी कीमतें नहीं बढ़ने देंगे और सप्लाई को भी शॉर्टेज नहीं होने देंगे। तो अब दोनों ही चीज़ें हो गई, तो अब इसका आप लोग क्या करेंगे और इस स्कैंडल को कैसे प्रूव किया जाएगा कि भाई अदल हो जाए, इंसाफ हो जाए आम आदमी के साथ? देखें शिफा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बहुत वाशगाफ अल्फाज में ये कह दिया है कि चीनी माफिया जो है उनसे टकराने का फैसला उन्होंने कर लिया। और वो शख्स बात कर रहा है जिसके भाई के दौर में, अब ज्यादा दूर ना जाए, मियां नवाज शरीफ का दौर 2016 में ले जाता हूं मैं, चीनी 52 रुपए किलो थी ना, तो जब ये ईमानदार साहब आए जिनका नाम इमरान खान है तो 120 रुपए किलो होगी। ऑयल के हवाले से बात की जा रही है, भाई ऑयल कितने का था जी? 151 रुपए मियां नवाज शरीफ के दौर में और 470 रुपए इमरान खान के दौर में। तो वो किस, वो तो बहुत पुराने रेट्स है ना काज़मी साहब, ऐसे तो फिर मुशर्रफ साहब के दौर में डॉलर बहुत 60 रुपए का था। आप आगे आ जाए, नहीं हमारे दौर में भी 102 103 पे मुस्तहकम रहे। आप तो मुशर्रफ साहब की 2009 की बात कर रही है ना, वो वहां पे ना जाए आप। मियां नवाज शरीफ के दौर में डॉलर की कीमत देख लें, पेट्रोल की। मैं आपको भी मार्जिन दे रही हूँ, मैं आपको दे रही हूँ कि जब इसी हुकूमत में जब चीनी एक्सपोर्ट हुई थी अक्टूबर 2024 में तो 143 रुपए चीनी का रेट था। 173 है और 200 रुपए आम दुकानदार बेच रहे हैं। उसका पंजाब हुकूमत ने, मैं तो अपनी हुकूमत के तौर पे आपको बताऊंगा कि हमने पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गिरदोनवा, पंजाब के जो बड़ी मार्केट्स हैं वहां पे दर्जनों के हिसाब से मार्केटों में दुकानें सील की हैं रेट्स चेक करके। ये नहीं कि हुकूमत बेखबर है। अब जब मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया है कि इस पे टकराने का फैसला किया उस माफिया के साथ,
तासुर ये दिया जाता है ना कि बस शुगर मिलें जो है वो सिर्फ इलीट की हैं, शरीफ खानदान जी। की है। शरीफ नो अब आजकल कहा जा रहा है शरीफ खानदान की है, मियां शहबाज शरीफ की है, तो इसीलिए ये इतना बड़ा स्कैंडल हो गया। तो मैं यही हवाला देता हूँ ना, जब 52 से 120 हुई थी तो क्या इमरान खान ने शरीफ खानदान को फायदा दिया था? ये एक बहुत बड़ा ठीक कहा उमैर भाई ने, ये एक पूरा माफिया है, इस माफिया को कंट्रोल करना पड़ेगा जो 70 सालों से कोशिशें हो रही हैं। ये नहीं कि आज से, ये 70 साल पुराना। तो आप लोग कर लेंगे कंट्रोल, जिसमें आप लोगों के अपने अहबाब, करीबी रुफका, पार्लियामेंट में मिलने मिलाने वाले, जानने वाले ऐसे लोग, इन्फ्लुएंशियल भी मौजूद हैं? जब अवाम की बात, हमारा मसला पता क्या है, उमैर भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये हुकूमत का फर्ज बनता है कि मिफ्ता इस्माइल के हवाले से पहले बात क्यों नहीं की। तो आज आपको याद आया कि पार्लियामान में आप एक कागज लहरा रहे हैं, होना यही चाहिए था। जब हुकूमत आई शहबाज साहब की, तो बजाय इसके कि मुल्क को दिवालियापन से बचाते, मरियम नवाज वहां पे मेगा मंसूबे देती, फेडरल गवर्नमेंट अवाम के हवाले से जितने भी इनिशिएटिव है वो ना करते, एक काम करते कि इनके अदवार में जो इनकी वजारतें हैं, उनके पास खैरात है, वहां से इनके पुराने प्रोजेक्ट्स निकालते और इनकी करप्शन पे नकाब करना शुरू हो जाते। लोगों में जिस तरह इश्तिहार देख के हम पे करप्शन के इल्जामात लगते थे, हम तो साबित करते इनकी बातें। अभी तो एक कोहिस्तान मेगा स्कैंडल आया ना, इस तरह नहीं किया गया। मेरे ख्याल में इसमें बड़ी ताखीर हुई है, इस पे भी तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन बुज़दार साहब को आप लोगों ने बख्श दिया, काज़मी साहब, बुज़दार साहब को और बाकी जो उनके रुफका थे उनको बख्श दिया आप लोगों ने, उनके खिलाफ तो कुछ किया ही नहीं। बात कर रही हैं शिफा, किस पोले की बात कर रही हैं? उसके तो हाथों में कुछ था ही नहीं। बात तो सारी थी वो फरा एंड गोगी गैंग, वो रिपोर्ट करते थे बनी गाला के अंदर। बनी गाला में जो एक्टिविटी थी वो पूरा पाकिस्तान जानता है। आज बेशक आप कहते रहे कि भाई बुशरा बीबी के हवाले से आप गलत बातें करते हैं, वो गैर सियासी खातून है। वो गैर सियासी खातून नहीं थी, इमरान खान भी उनकी बात मानते थे। वो बुज़दार को लगाने से लेके इधर उधर करने तक, क्योंकि भाई एक दीनी हवाले से उनको एक बड़ा मकाम हासिल है और इमरान खान साहब बशमूल दीगर जमात के जो लोग हैं वो उनको मुर्शिद मानते हैं। तो आप तारीफ तो करें ना कि इमरान खान साहब उन पे पक्का अकीदा रखते थे, जिसका मुजाहरा कभी हमने पाक पतन में देखा, कभी अंगूठियों में देखा, कभी कई चीजों में देखा। तो वो गैर सियासी नहीं थी, उनका एक बहुत असर और रसूख पीटीआई में अंगूठियां तो आपने भी पहनी नहीं है काज़मी साहब, अंगूठियां तो पहनते हैं पाकिस्तानी। मैं तो बचपन से ये मेरा एक शौक है जो मैं रखता हूँ, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन खान साहब जैसे बंदा जो कहते थे कि मैं, लेकिन ये बुज़दार साहब को बिल्कुल क्लीन चिट देना तो बनता नहीं है ना, मतलब बिल्कुल ही मसला क्लीन चिट ही दे दी बुज़दार साहब को। ये है, उमैर नियाज़ी साहब मेरे सामने बैठे होते हैं ना, तो मुझ में वो अग्रेशन आता ही नहीं है। ये एक नेचुरल चीज है। ये इतना मीठा बोलते हैं, इतना प्यारा बोलते हैं कि मैं चली जाती हूँ उनकी तरफ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गपशप लगे आप लोग। हाँ, नहीं लड़ने लड़ाने का कोई माहौल ना बनाए, अच्छे इज्जतदार तरीके से दोनों बात करें और सारे हमारे मेहमान बात करें, सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। नियाज़ी साहब, अब ये जो सारी कहानी आपको नज़र आ रही है, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ मोस्ट लाइकली आप लोगों की सीटें चली जाएंगी और पंजाब में इलेक्शन ज़्यादा होने हैं, ज़ाहिर सीटें जो खाली होनी है क्योंकि मुकदमे आप लोगों के फैसलाबाद में भी आने हैं, एक आधे दिन में शायद उसके भी केस के फैसले वैसले आ जाएंगे। 5 अगस्त तक पीटीआई जो मोमेंटम खान साहब ने कहा कि बना लो, वो बन जाएगा? और क्या उसके बाद भी उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करना है, या ये 5 अगस्त तक की कहानी है, उसके बाद फिर एक नया प्लान आएगा और उस नए प्लान के बाद फिर उस पर दोबारा अमल दरामद होगा प्रोटेस्ट के हवाले से? क्योंकि सीटें अब आप लोगों की जाने लगी हैं। देखिए, सीटें जाने से तरीके इंसाफ को तो फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, 8 फरवरी असल दिन था जब मेन मैंडेट उस दिन चोरी हो गया, जो बेसिकली लोगों ने वोट किस चीज़ के लिए दिया था, लोगों ने तब्दीली के लिए दिया। उस तब्दीली को बहुत सारे तरीक़ों से जो है ना कंट्रोल कर लिया गया। कमिश्नर इस्लाम रावलपिंडी की एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई, उसके बाद भी जूं के तू ना रेंगी, और उसके बाद आपने देखा किस तरह 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए हमने अदलिया को बुलडोज़ किया। अब मामलात और तरफ खड़े हैं। ये एक ऑन गोइंग स्ट्रगल रहेगी और हमें ये करते रहना चाहिए। देखिए, मकसद क्या है? हुकूमत से बातचीत करने का दरवाज़ा कुछ खुल सकता है? क्योंकि राना साहब ने अभी दोबारा हालिया दिनों में रिसेंट मेरे साथ ही थे उस प्रोग्राम में। हाँ जी, मेरे साथ ही थे। मगर देखिए, पॉलिटिकल फोर्सेस में जाहिर बात है डायलॉग रहना चाहिए, मगर मुझे जो इस वक्त माहौल बना हुआ है ना, देखिए, मैं खान साहब ने तो चले एक कह दिया कि जी अब कोई होप नहीं है, कोई डायलॉग नहीं, चैप्टर क्लोज। मसला ये है कि जिस रविश में हम चल रहे हैं, हुकूमत को इन सीटों की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये नंबर ऐड कुछ भी नहीं करता, इससे ना कोई हुकूमत ताकतवर होएगी, ना हुकूमत को कोई मॉरल कोई विक्ट्री मिलेगी। खाली क्या होगा, इसमें पॉलिटिकल स्पेस ओवरऑल कम हो रही है। हाँ, ये वैसे काज़मी साहब, ये आपका इस पे क्या टेक है? वाकई गवर्नमेंट को अब नंबर की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी मेजॉरिटी तो उस तरह से हासिल कर ली हुई है। तो अब ये सीटें अगर आप लोगों की तरफ आती हुई नजर आएंगे, क्योंकि जीतने तो आपने इनको देना नहीं है, ये तो ज़बान ज़द-ए-आम एक कहानी है, इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है, तो इससे फिर गवर्नमेंट क्या आखज़ कर लेगी? मतलब
क्यों चाहिए? देखिए शिफा, हम कोई अपनी ताकत के लिए इनकी नाअहली नहीं चाहते। आईन और कानून के तहत जो मामलात होंगे, अब इनकार तो कोई नहीं कर सकता ना, चाहे साने 9 मई हो उसके हवाले से या आगे GHQ में हमले में आने वाला फैसला हो, तो वो इनके, मैं ये कहता हूँ कि ये बोलता हुआ सबूत है खुद, तो वो तो ये हो नहीं सकता कि उससे ये इनकार करें। चले आप यही कह देते ना खान साहब एक इखलाकी तौर पे कि भाई हमारी जो पार्टी के लोग थे, जो कि थे इनके जो बड़े लोग जिनको सजाएं हुई, माजरत कर लेते, नहीं की, आज तक उस पर डट के खड़े हुए हैं। तो जब इस तरह के मामलात होंगे शिफा, तो फिर सजा तो आईन और कानून के मुताबिक उनको मिलनी है। अभी अली अमीन साहब के अभी के अल्फाज आप कहती हैं वो वहां पे रहेंगे, लेकिन एक पूरा KP को, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है वहां के, इमरान खान साहब से बारहा मुलाकातें करते हैं और इमरान खान साहब आप लोग ही कराते हैं उनकी मुलाकातें, बाकी तो किसी की नहीं हो सकती। नियाजी साहब बैठे हैं सामने बेचारे मासूम, उनको तो देख के मेरा दिल कर गया कि खान साहब से मुलाकात करवा दें इनकी, इतनी मासूम है वो। आज तक आपने ये इमरान खान साहब के मुंह से सुना? भाई ट्वीट अप कर देते हैं पूरा एक लंबा 2-3 पेजेस का, तो आप वहां पे ये कह देना कि फला 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 शख्स से आज के बाद मैंने नहीं मिलना, मैंने अली अमीन से नहीं मिलना, मैंने बैरिस्टर साहब से नहीं मिलना, मैंने उमैर नियाजी से मिलना है, मैंने अलीमा खान से मिलना है, अपनी दोनों बहनों से नहीं मिलना। आज तक वो ये नहीं कहते, और फिर इसके बदले में फिर हमें मानना पड़ेगा बैरिस्टर गौर हो, चाहे वो बड़ी TV चैनल पे बैठ के, या इनके पुराने जो सिपाही थे जो लोग निकालने का हुनर जानते हैं, शेर अफजल मरवत, जब वो कहते हैं कि इमरान खान ने कहा है कि अलीमा खान को बैन कर, ब्लॉक कर दें, तो फिर हम इनकी ये कह रहे थे हम घबरा रहे हैं। भाई पार्टी के अंदर कंफ्यूजन आपकी है। अब अली अमीन जो है वो चाहते हैं, मेरे ख्याल में तो लगता ये है कि वो सियासी शहादत चाहते हैं, जिस तरह पाक अफवाज के हवाले से, जारी ऑपरेशन के हवाले से, फितनाल हिंदुस्तान के हवाले से, या ख्वारिज के हवाले से जो पाक फौज का ऑपरेशन है उसके खिलाफ वो बात कर रहे हैं। क्या वो ये चाहते हैं कि उनको सियासी शहादत मिले ताकि एक नया बयानिया मिल सके? बिल्कुल ठीक है। तो ये बातें तो पार्टी के अंदर जा रही है, तो हम क्या करें? शहादत की ख्वाहिशमंद है अली अमीन साहब? देखिए, ओवरऑल KPK की सूरत हाल आप बेहतर समझते हैं, आप खुद डिटेल, आपका ताल्लुक, मामलात, आपको चीज़ों का पता है। KPK की आवाम का इस वक्त पल्स क्या है? वो ऑपरेशन दर ऑपरेशन फेस कर रहे हैं। क्या किसी ऑपरेशन के बाद उन्हें अमन मिला? आज वो कहते हैं 22 ऑपरेशन तो हो गए, ये ऑपरेशन हमें क्या देगा? फिर जो इमेजेस अब आ रहे हैं, देखें सिविलियन डेथ्स हुए, ठीक है, लोग अपने प्यारों के जनाजे उठाएं, तो क्या वो उसका प्रेशर कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट बर्दाश्त कर सकती है? आप बाकी तो छोड़ दें सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट बैठी है वो कहेगी आज नहीं मुझे, आप कल नहीं, मुझे आज निकाल दें, मैं अपनी आवाम का खून बहता नहीं देख सकता। बातें देखें, टेररिज्म हमारे मुल्क में है, ये इससे कोई डिनाइल नहीं, दहशत गर्द भी है, मगर उनसे निपटने का तरीका भी है ना। आप चीज़ों को तरीक़ेकार तो वज़ा करें ना। आप कहें कि जी आप बाजोड़ 3 दिन का गैर एलानिया कर्फ्यू लगा देते हैं, आपने लोगों को मौका ही नहीं दिया, किसी के पास सप्लाईज़ हैं नहीं हैं, आप कहते हैं सुबह से लेके रात तक कर्फ्यू है। वे लोग अपने खाने की चीज़ें किस तरह से इकट्ठे, आप तो उन्हें ज़िंदा मार रहे हैं। बात है चीज़ों को बैलेंस करें, पॉलिटिकल गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड करें। क्यों अली अमीन को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है कि कोई DC होम सेक्रेटरी की इजाज़त के बगैर आइंदा ऐसा नहीं करेगा? तो अब खुद ये चीज़ें शो करती है कि जी ऑपरेशन में कि आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड नहीं है। फिर एपेक्स का क्या फ़ायदा हुआ? एपेक्स में आप रोज़ बैठ रहे हैं अली अमीन के साथ, आपने ये चीज़ें तय ही नहीं की। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। उमैर नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, नाजरीन। कौसर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे, लंदन से ज्वाइन किया हुआ था हमें कौसर काज़मी साहब ने, और उनके मुताबिक वो ये खबर दे रहे थे कि इमरान खान ने बेटों को आने से मना नहीं किया, बल्कि उनकी वालदा ने बेटों को पाकिस्तान आने से मना किया है। वक्त बताएगा कि इस खबर में सदाकत है या नहीं। साथ ही उमैर नियाजी साहब की अपनी एक पूरी चार्जशीट थी हुकूमत के ख़िलाफ़। देखते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सियासी जो उतार और चढ़ाव हैं उसमें क्या नज़र आता है हमें। प्रोग्राम में हम 9 मई केसेस में PTI रहनुमाओं को मिलने वाली सज़ाओं और उनकी इलेक्शन कमीशन की जानिब से होने वाली नाअहली के बाद बनने वाली कानूनी सूरत हाल और पेचीदगियों पर गौर करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर, MNA जो हैं अहमद चट्टा साहब और सेनेटर एजाज चौधरी को 9 मई केसेस में ट्रायल कोर्ट से होने वाली सज़ाओं के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने इन पार्लियामेंटेरियंस को आइन के आर्टिकल 63 के तहत नाअहल करार दे दिया है और इनकी खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब करवाने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम पर बहुत सारे कानूनी सवालात उठाए जा रहे हैं और नाअहली के सारे अमल पर भी बहुत बात हो रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में 9 मई केसेस सज़ाओं के ज़रिए मज़ीद पार्लियामेंटेरियंस की नाअहली के खदशात का भी इजहार किया जा रहा है। आइन और कानून इस हवाले से क्या कहता है और क्या इलेक्शन कमीशन के पास पार्लियामेंटेरियंस को अंदाज में नाअहल करार देने के इख्तियारात मौजूद हैं। दूसरी तरफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब ने जो है वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट पटिशन जो है वो मूव की है, उसके हवाले से भी थोड़ा सा अपडेट आपको करेंगे कि वो क्या कह रही है और उससे क्या हो सकता है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने वक्त निकाला।
सबसे पहले तो जो मेन मुद्दा उठाया जा रहा है और मुख्तलिफ कानूनदान इस बात को रेज़ कर रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है, और कुछ लोग इस चीज़ को भी रेज़ कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे अपील का प्रोसेस अभी मुकम्मल होना बाकी है, तो क्या, और कुछ कानूनदान उस अपील के प्रोसेस को भी ट्रायल का हिस्सा समझते हैं, तो क्या इस तरीके से नाअहली जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो कर रही है, ड्यू प्रोसीजर जो दिया हुआ है? मुस्कुरा रहे हैं आप, मैं मुस्कुरा नहीं रही नाज़रीन। आपने ड्यू प्रोसेस का लफ्ज़ किया, इस मुल्क में ड्यू प्रोसेस ख़त्म हो गया है। ड्यू प्रोसेस मीन्स के आपके नेचुरल जैसे राइट्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट होता है। ड्यू प्रोसेस आपका आर्टिकल 10A ड्यू प्रोसेस का आपको हक देता है कि आपको फेयर ट्रायल मिलेगा। ये दैट्स ड्यू प्रोसेस। ठीक है, आप बताएं कहाँ फेयर ट्रायल हो रहा है इन लोगों का जिनको सजाएं हुई? मुझे नहीं मालूम, मैंने एविडेंस नहीं देखी, लेकिन अब जो बातें सुनी, अगर इनके ऊपर ज़्यादा इल्ज़ाम सहूलतकारी का था 109 जो होता है सेक्शन, अच्छा, तो उसमें पता नहीं सजाएं किस तरह से दी। अब ये डिपेंड करता है अपील इनकी होगी, वहाँ क्या सुनवाई होती है, वहाँ उनको इंसाफ मिलता है, यानी ये सब चीज़ें देखनी होगी। लेकिन जो बात और जो अपील से पहले क्या ये जो फैसले आए हैं, अपील में जाने से पहले क्या नाअहली हो सकती है? देखिए, मेरा व्यू है कि इसमें इनको इलेक्शन कमीशन को जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए अपील का हक अभी उनका अपील का उन लोगों का जिनको सजाएं हुई हैं उनका अभी अपील का पीरियड ही ख़त्म नहीं हुआ, उसके अंदर वो अपील फाइल कर सकते हैं। और अपील जो होती है ओरिजिनल केस की कंटिन्यूएशन होती है, इट्स ए कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल केस। तो वो जब अपील दाखिल होती है तो आपको पूरा केस दोबारा से खुल जाता है। अब वो डिपेंड करता है अपील अलाउ हो ना अलाउ बात हो, उसमें सस्पेंशन हो सेंटेंस की ना, वो अलग बात है। ठीक है। तो ये देखिए दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मैंने सुना, जो मुझे बताया गया है, मैंने देखा नहीं, कि वो जो जज साहिबान थे टेररिज्म कोर्ट के, उन्होंने इनकी अपनी नकूल जो थी इसकी जजमेंट की, वो उठा के भेज दी इलेक्शन कमीशन को फॉर नेसेसरी एक्शन। देखिए आपने खुद अभी फरमाया कि इनकी जो नाअहली हुई है आर्टिकल 63 के तहत ही हो सकती है। सिटिंग MNAs MPAs हैं और सेनेटर्स हैं। अब जब उनकी नाअहली उसके 63 के अंदर हो सकती है, और 63 में जो होता है कि फैसला आ जाता है, उसका एक प्रोसीजर है 63 में, सबसे क्लॉज 2 और 3 वो कहता है कि जब ये कोई इस तरह की कोई सज़ा हो जाती है और नाअहली की हो जाती है, तो स्पीकर जो होता है या चेयरमैन सेनेट होंगे या जो स्पीकर होता है, वो रेफरेंस भेजता है टू द इलेक्शन कमीशन कि ये शख्स जो है इसको एक सज़ा हो गई है कॉम्पिटेंट कोर्ट से, और आप इसको नाअहली का प्रोसेस उसको इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास आर्टिकल 63 सब क्लॉज 3 के तहत 90 दिन का टाइम होता है फैसला करना कि उसकी ओपिनियन में ये आदमी नाअहल हो गया या नहीं हुआ। तो आप टोटल मिला के 120 दिन हो गए। उसमें अपील का पीरियड भी होता है, वो सारी हो जाते हैं। इनको जल्दी क्या आती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो आपको पता है वो तो सहूलतकार हैं इस्टेब्लिशमेंट के, और वो जो वहाँ से हुक्म आएगा उसके हिसाब से करेंगे। अच्छा, एक और आर्टिकल भी यहाँ पर बड़ा कोट हो रहा है आजकल, वो है आर्टिकल 225, और उसके हवाले से ये बात हो रही है कि बेसिकली जब आप नाअहल कर रहे होते हैं किसी को, तो वो इख्तियार ECB के पास नहीं रहता, वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के पास चला जाता है। नहीं, देखिए इसके अंदर और वो फैसला करेगा कि सीट खाली हुई या ना हुई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं समझता। अच्छा। इसको देखना पड़ेगा मुझे सही से, लेकिन देखिए आर्टिकल 63 के अंदर उसके पास इख्तियार उसको इलेक्शन कमीशन को ही दिया हुआ है कि उसके इख्तियार में वो ओपिनियन वो नाअहल हो गया या नहीं हुआ। वो हमें देखना पड़ेगा कि 225 आर्टिकल 225 के तहत, ये सेक्शन 225 होगा, मुझे नहीं पता। आप अच्छा। आर्टिकल 225 तो कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ और कहता है। तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का जो हक होता है वो तो इलेक्शन पटिशन्स के ऊपर वो होता है कि इलेक्शन पटिशन आती है, उसका इलेक्शन ट्राइब्यूनल में फैसला होता है। ठीक है। तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल का तो कोई पटिशन तो है नहीं, यहाँ तक नाअहली की बात हो रही है इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 63 के, और ये होल्ड किया है कि एक सेल्फ एग्जीक्यूटरी क्लॉज है, कि मतलब कि इसके अंदर कोई कानून साजी की जरूरत नहीं होती। आर्टिकल खुद कहता है कि पहले रेफरेंस जाएगा, रेफरेंस के बाद और रेफरेंस स्पीकर से जाएगा, वो वहाँ से उसको नाअहल करें या ना करें उसकी बात है। लेकिन आप देखिए कि इनके एक केस में कोई इन्हीं के कोई PTI के थे, उनको अभी कल शायद नाअहल कर दिया, उनको नोटिस दे दिया, उनकी सुनवाई हुई, और इन लोग जो ये हुए बच्चर साहब चित्राली साहब को तो नोटिस करके सुना गया, इनको बगैर नोटिस के कर दिया। देखिए आपने जो ड्यू प्रोसेस की बात की थी, हाँ ड्यू प्रोसेस में अगर उसको सुना जा रहा था तो इनको भी सुना जाना चाहिए था, और उस पर देखते, और वो आके ज़रूर ये बात करते कि हमारी अपील पेंडिंग है, उस आप इंतज़ार करिए। और कल मैं प्रोग्राम में था, उसमें दिलशाद साहब ने मुझे बताया, मेरी क्योंकि ये फॉर्मर सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जो मलिक क़य्यूम साहब की बेंच ने फैसला किया और नाअहल उनको करार दिया 5 साल के लिए, क्या उसका रेफरेंस आया स्पीकर के थ्रू। उस ज़माने में चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे मरहूम बड़े ज़बरदस्त जज थे, जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस पर कोई ऑर्डर नहीं करूंगा, क्योंकि उसका पार्टी का हक है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, लेट्स वेट फॉर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के उसको सस्पेंड करते हैं, सेट असाइड करते हैं, तो नहीं। तो उन्होंने उसके ऊपर कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। आप यहाँ देखिए इनको जल्दी क्या थी,
आप देखिए इनकी अच्छा, इनको 47 पहली फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसी कमीशन ने उन 47 फॉर्म 45 को खत्म करके 47 में आपने उनकी सीटें छीन ली, गलत लोगों को बिठा दिया। के फैसले नहीं कर रहे। छोड़ दें ट्राइब्यूनल के फैसले, वो तो हम वहाँ के फैसले हमने भी देखा, मैं भी अपेयर हुआ कि क्या किस तरह से वहाँ केसेस चलते थे। लेकिन आप देखिए जो इलेक्शन में धांधली हुई, सबसे बड़ी धांधली इसने की, ये इंडिपेंडेंट और फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की इनकी जिम्मेदारी होती है आइन के अंदर। इन्होंने क्या कराया वो नहीं, आपने उनसे सीटें ले ली। फिर रिजर्व सीट्स में आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फैसला किया कि इनको रिजर्व सीट्स दे दो, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला नहीं किया, क्योंकि आपकी सरकार जो थी, जो मालिक आपके मालकान थे, उन्होंने कहा था ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये 26वीं तरमीम के बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आई उसने इसको रिव्यू कर दिया, उसको रिव्यू जो पेंडिंग था 1 साल से उसको सुना गया, उनकी सीटें उठा के दूसरी पार्टियों को दे दी, उसमें भी फौरन नोटिफिकेशन आ गया। अच्छा, कल को अगर हाई कोर्ट की तरफ ये मामला जाता है और हाई कोर्ट इस फैसले को सेट असाइड कर देता है, तो लोग तो हो गए नाअहल, वो हो गए डी सीट और ऐवान से निकाले गए, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? देखिए वो तो रीइंस्टेट होंगे, लेकिन पॉइंट इज दैट आप देखिए तो ऑलरेडी उनकी सीटों पे कोई और बैठा होगा क्योंकि इसको जल्दी है ज़मीन इंतकाल कराने की। आप देखिए इसने जो इलेक्शन कमीशन, आई थिंक वो जो 15 कहलाते थे, जमशेद दस्ती, उनको भी उनके ऊपर उनकी सीट खाली हुई तो उस पर भी ज़मीनी इंतखाब का ऑर्डर कर दिया है। तो यहाँ भी अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट ने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया आज। किसके फैसले को? ये जमशेद दस्ती साहब वाले। अच्छा, मुअत्तल हो गया। जी जी। तो इनका भी जब तक अपील पेंडिंग रहेगी जी वो सारा मामला, मेरे ख्याल से इनको भी चैलेंज करना चाहिए। आप इनको देखिए, इनको सबसे पहले जो मैं समझता हूँ पीटीआई वालों को ये बात करना चाहिए कि क्या जजमेंट अगर वहाँ से आए कोर्ट के थ्रू, उस पर इनकी नाअहली हो सकती है, या उनको इंतज़ार करना चाहिए था कि रेफरेंस आए स्पीकर से और स्पीकर के बाद फिर आपके पास रेफरेंस आए। तो ये भी इनका पॉइंट है। तो ये इनको पीटीआई वालों को, ये जो इनके बुकला हैं, इनको चैलेंज करना चाहिए इसको। पीटीआई के जो एक और वकील है वो 63H की बड़ी बात कर रहे हैं। वो 63H क्या कहता है बेसिकली, जरा अगर वो एक्सप्लेन कर सकें आप नाजरीन के लिए। वो कहते हैं 63H के मुताबिक हमारे लोगों को नाअहल नहीं किया गया, तो वो प्रोसेस बनता था। नहीं, मुझे नहीं पता कि 63H में उनको मैंने जजमेंट नहीं देखी कि किस तरह से उनको, लेकिन देखिए जो 60G जो होता है उसके अंदर तो लिखा हुआ है कि किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से आपको सजा हो जाए तो फिर आपको नाअहली हो जाती है आपकी, अगर आपको कॉम्पिटेंट। लेकिन उसका प्रोसेस उसी आर्टिकल में जैसे मैंने फरमाया कि दिया हुआ है कि मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, तो वो एक जज, एक टेररिज्म कोर्ट का जज आपको भेज रहा है, आप वो फॉलो कर रहे हैं, या आपको अपने कि आपका स्पीकर जब तक नहीं रेफरेंस, और अगर स्पीकर रेफरेंस नहीं भेजता जैसे हुआ है पिछले ज़माने में, तो फिर वो ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम होगा कि 30 दिन के बाद के वो रेफरेंस आ गया। अच्छा, तो ये भी प्राइडेड है। और फाइनली ये बताइए कि जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने एक पिटीशन दायर कराई है, और कंटेम्प्ट पिटीशन बेसिकली वज़ीर आज़म के खिलाफ। इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं, क्या होगा? और बेसिकली पीटीआई के हवाले से ये बात भी चल रही है कि पीटीआई और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से वो है, लेकिन पीटीआई को ये ख्याल ना आया करने का काम जस्टिस जवाद ख्वाजा को पीटीआई वाले दुआएं दें, जबकि हम लोग हालांकि इतनी बड़ी वकला की टीम है पीटीआई की, हमारी सब पिटीशंस, उनकी पिटीशंस भी थी। अच्छा। अब सब फारिग हुए हैं उसमें, ये अपील में, क्योंकि हम लोग पहले तो जीते हुए थे नीचे से, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था मिलिट्री को ट्रायल नहीं हो सकता, नेची अपील आई, 26वीं तरमीम आ गई, उसके बाद ये बेंचेस बन गई, तो उन्होंने उस अपील को अलाउ करके मिलिट्री कोर्ट्स को कह दिया। देखें इसके अंदर मैंने अभी रीजंस नहीं आए हैं मेजॉरिटी जजमेंट के, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हुकूमत को कानून साजी करे ताकि इन लोगों जिनको मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं उनको अपील का, सिविलियन कोर्ट में अपील का हक बन जाए। तो ये उन्होंने कहा। अब ये नहीं पता उस रीजन में डायरेक्शन को देखिए, अमूमन पार्लियामान को आप डायरेक्शन नहीं दे सकते, आप हुकूमत को दे सकते हैं कि जी आप ये कानून साजी करें। अब ये नहीं पता वज़ीर आज़म पे कंटेम्प्ट लग सकती है, लग सकती है। गवर्नमेंट में देखें वज़ीर आज़म हेड करता है ना कंटेम्प्ट, कि आपको करना था आपने, लेकिन चले वो तो वज़ीर आज़म पे वो डिसाइड होगा, जस्टिस जवाद ख्वाजा की पटिशन डिसाइड होगी कि वो कंटेम्प्ट बनती है नहीं बनती, और वो कहेंगे हमारे अभी तो रीजंस नहीं आए, हम रीजंस का इंतजार कर रहे हैं, रीजंस आएंगे उससे पता लगेगा हमें क्या करना है। चले वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे सकते हैं उसके अंदर, लेकिन जो सबसे हैरानगी की बात है कि आप भी तो पार्लियामान का, पीटीआई वाले भी तो पार्लियामान का हिस्सा है, तो वो बिल क्यों नहीं मूव कर दिया उन्होंने? प्राइवेट मेंबर बिल मूव कर देते कि जी अपील का, कि ये अपील का प्रोविजन होता है, और उसमें गवर्नमेंट डिले करती तो आपका ग्राउंड अच्छा नहीं बनता कि जी देखो हमने तो मूव किया, ये तो कर ही नहीं रहे ये लोग। तो ये मसरूफ बड़े बेचारे पीटीआई, मुझे नहीं पता, शदीद मसरूफ है, इधर भाग उधर भाग। नहीं वो होगा उन पे, देखिए बिल्कुल उनके होगा, लेकिन उनकी लेकिन जेन्युइन ये क्वेश्चन आता है इतने बड़ी टीम है इनकी लॉ की, और बड़े काबिल वकला हैं, उनके टॉप के लॉयर्स हैं,
तो ये मेरे ख्याल, और पार्लियामेंट्री लीडर एक तुम्हारे खुद के हमारे लीडर भी हैं, जो हमारे ग्रुप के जो उनके सेनेटर भी है, लीडर है उनके, वो भी मूव कर सकते थे, मतलब उसके अंदर। हाँ, यहाँ पे जरा उनसे एक मिसकैलकुलेशन हो गई, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, हो सकता डिले हो गया, देखिए मुझे नहीं मालूम, ये सियासी फैसले होते हैं, उनकी क्या मसलहत थी, लेकिन एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी, आपके बंदे जेल में सजा हुई है, उनको हुई है, आपके 85 लोगों को हुई भी है, आपको चाहिए लॉ तो मूव करते हैं, वो पास होता ही नहीं होता, लेकिन कम से कम कोशिश तो करें आप। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब। नाजरीन, हमें नाअहलियों से रिलेटेड कानूनी पेचीदगियाँ समझा रहे थे। अब नाजरीन, प्रोग्राम में जिक्र वाशिंगटन से आने वाली एक अहम खबर का, जिसके मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उस पर 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माना आयद करने का ऐलान कर दिया है। समाजी राब्ते का जो प्लेटफॉर्म है ट्रूथ सोशल, उस पर अपनी पोस्ट में ट्रंप का कहना यह था कि भारत अमरीका का अच्छा दोस्त है, लेकिन हमने इसके साथ बहुत कम कारोबार किया है क्योंकि भारत के टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हैं और इसकी तरफ से आयद करदा गैर मालियाती तिजारती रुकावटें सख्त तरीन और नाकाबिल कबूल हैं। ट्रंप ने मजीद कहा है कि इसके अलावा भारत अपना ज़्यादातर असलहा रूस से ख़रीदता है और इस वक्त चीन के साथ रूसी तवानाई का सबसे बड़ा ख़रीदार है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है नाजरीन कि जब दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में खूनरेजी बंद करे। अमरीकी सदर के बकौल इन वजूहात के बायस 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ आयद होगा और इसके अलावा इजाफी पेनल्टी भी आयद की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ भी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैक्सेस लगाने की धमकी दी थी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत ने अगर तिजारती मुआहिदा न किया तो उसे 25% टैरिफ देना पड़ेगा। ये इकदाम अमरीकी तिजारती पॉलिसी में एक और सख्त कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे अमरीका और भारत के ताल्लुकात में कशीदगी आने का इम्कान है। ट्रंप टैरिफ का भारत को झटका एक ऐसे वक्त में लगा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप 27 दफ़ा 10 मई को पाक भारत सीज़ फायर करवाने का क्रेडिट खुद ले चुके हैं और ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने दोनों ममालिक को अमरीका की तिजारती फ़ायदे की पेशकश करने के बाद इस सीज़ फायर को मुमकिन बनाया। ताहम दूसरी जानिब भारतीय क़यादत मुसलसल ट्रंप के इस दावे की तरदीद करती रही है और ये कहती रही है कि भारत को ट्रंप ने ऐसी कोई पेशकश नहीं की और न ही अमरीका का सीज़ फायर में कोई किरदार रहा है, बल्कि पाकिस्तान और भारत की DGMOs ने दो तरफा तौर पर सीज़ फायर का फैसला किया था। अब देखना यह है कि ट्रंप टैरिफ के झटके को भारत कैसे करता है और क्या अब इक़दामात के बाद भारत अमरीका मसनूआत पर टैरिफ कम करेगा या नहीं, आपस के दोनों के ताल्लुकात कैसे रहेंगे, ये बहरहाल वक्त बताएगा। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।